अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अनफोल्ड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आज। कभी आप लोगों ने इमेजिन किया है कि जिस तरह हम अक्सर सुनते रहते हैं कि न्यूक्लियर एसेट्स ट्रांसफ़र, न्यूक्लियर एसेट्स मोबिलिटी, कि कुछ जहाज़ एक न्यूक्लियर एसेट लेके जा रहा हो और कोई एटॉमिक बॉम्ब लेके जा रहा हो, कोई हाइड्रोजन बॉम्ब लेके जा रहा हो और वो जहाज़ क्रैश हो जाए। कभी आपने इमेजिन किया ऐसा? क्या बनेगा उस एरिया का? क्या वो एरिया टारगेट भी था कि नहीं था? और उन जो एटॉमिक या हाइड्रोजन बॉम्ब हैं, क्या वो फटेंगे, नहीं फटेंगे? कितना बड़ा ये क्यूरी है, कभी-कभी हमारे ज़हन में ऐसा आता है। आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि ऐसा हिस्ट्री में हो चुका है। एक जहाज़ 1 नहीं 4 हाइड्रोजन बॉम्ब लेके जा रहा हो और वो क्रैश हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ग्रीनलैंड, एक बहुत बड़ा नाम आजकल अचानक कैसे मैप के ऊपर इतना हाईलाइट हो गया है और क्या इंटरेस्ट है लोगों का इसके अंदर? क्यों ये हर तरफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हो गया? ये स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एंड तक साथ जुड़े रहिएगा और आखिर पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ग्रीनलैंड जो टोटल एरिया है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर ये सारा एरिया है। और जो कि इसको मैं रेफ़रेंस अगर आपको पाकिस्तान के साथ करूँ, तो पाकिस्तान 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है रफ़ली अबाउट। मैं राउंड फ़िगर बोल रहा हूँ। अब कमेंट्स में शुरू ना हो जाइएगा कि नहीं प्राइस की, इधर है इधर मोटे तौर ते गल करी दी, आगे चली दा। अब और ग्रीनलैंड 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर मुहित है। टोटल पॉपुलेशन किसकी हैरत अंगेज़ तौर पे 57 to 56,000 है। 56,000 लोगों के लिए इतना बड़ा एरिया। आबादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि सारा बर्फ से हमेशा ढका है। कुछ पोर्शन है इसका साउथ में जो लिवेबल है। अब है थोड़ा बर्फ मेल्ट होने से थोड़ा और इसकी एक्सटेंशन हुई है। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोग इसके अंदर इंटरेस्ट रहना शुरू हो गए हैं। लोग नहीं, सुपर पावर्स, अमेरिका, यूरोप पूरा, चाइना, रशिया, व्हाट हैपेंड? इसका हनूदरबा ये है कि इसके साउथ ईस्ट में आइसलैंड है। अच्छा, है तो चारों तरफ समंदर है और जो समंदर है वो एक तरफ बफन बे है और कुछ कभी इसको जो है अटलांटिक ओशन का भी हिस्सा कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जितना सी इसके इर्द-गिर्द है उसको आर्कटिक ओशन कहते हैं और आर्कटिक सी पर्टिकुलरली जो इसके इर्द-गिर्द है उसको कहते हैं। और उस जो मैं अब नेबरहुड बयान कर रहा हूँ आपके सामने वो आर्कटिक सी के बाद की जो नेबरहुड है वो मैं बता रहा हूँ। तो साउथ ईस्ट में आइसलैंड है और वेस्ट में इसके कनाडा है, फिर कनाडा के साथ ही अलास्का आ जाता है जो कि यूएस की स्टेट है। ईस्ट में इसके यूरोप है और साउथ वेस्ट में इसके यूएसए है। अब इस हदूद अब्बे को अगर आप समझी तो फिर आपको एक इम्पॉर्टेंट समझ आती होगी कि जो राउट आर्कटिक ओशन के बीच में खुला है वो मोटे तौर पे उसकी एक मैं आम फहम में समझने के लिए बात कर दूं कि ईस्ट और वेस्ट के जितने भी ब्लू रूट्स हैं उसको आपस में शॉर्टकट के तौर पे इसने जोड़ दिया है। अब ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू उसकी बन गई है ईस्ट और वेस्ट को आपस में जोड़ने की वजह से। और इसके साथ-साथ इसकी एक हाई वैल्यू ये है कि जो भी जिस पावर की ग्रिप ग्रीनलैंड के ऊपर होगी, वो इस ईस्ट और वेस्ट के सी रूट्स के ऊपर उसका कब्ज़ा होगा और जितनी भी लॉजिस्टिक की जितना सेल होगी, ऑयल की सप्लाई होगी, वो सारी वही जो मुल्क होगा वो उसको कंट्रोल करेगा। बिलॉन्ग्स टू डेनमार्क। 1961 में मुआहदा होता है यूएस के साथ कि यूएस इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। उसकी वजह ये है कि इट इज़ मोर क्लोज़र टू वॉशिंगटन देन डेनमार्क। तो यूएस इसकी सिक्योरिटी 1961 में टेक ओवर करता है, लेकिन उस मुआहदे में ये शामिल था कि यूएस इसके ऊपर किसी किस्म की मिलिट्री कार्रवाई या न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं, वो जहाँ उस ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन हैरत-अंगेज़ तौर पर होता क्या है कि 1968 में एक यूएस का बी-2 बॉम्बर
जो ग्रीनलैंड में लैंडिंग के लिए आ रहा है वो क्रैश करता है और उसके अंदर 4 हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं। वो जहाज क्रैश कर जाता है, हाइड्रोजन बॉम्ब जहाज से बाहर गिरते हैं, 3 उनमें से मिल जाते हैं, 1 आज तक मिसिंग है। ये शॉकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि दुनिया में आज एक हाइड्रोजन बॉम्ब आज भी मिसिंग है। उसकी ताबकारी भी निकलती है, उसके असरात भी आते हैं। मगर उस वक़्त चूँकि मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो बात उधर की उधर दब जाती। आगे चलते हैं। इट इज़ अ वेरी रिच मिनरल लैंड। जो दुनिया के जो 34 जो क्रिटिकल मिनरल्स जो जो सबसे ज़्यादा जिनकी डिमांड है, जो डिफेंस प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, जो ईवी बैटरीज़ में यूज़ होते हैं, जो आपकी कंप्यूटर माइक्रोचिप्स में यूज़ होते हैं, उनकी जो 34 35 24 आउट ऑफ 35 मिनरल जो हैं, वो ग्रीनलैंड में वाफ़र मिकदार में मौजूद है। अब इस वक़्त जो डेनमार्क की उसके ऊपर सॉवरेनिटी है, उसके तहत जो लोकल पॉपुलेशन है उसके पास राइट है फॉर द इंडिपेंडेंस इफ दे वोट फॉर इट। अगले साल इसका डिसीजन है। पॉपुलेशन ने इंडिपेंडेंस की डिमांड की हुई है। रिजल्ट क्या निकलता है ये आने वाला साल बताएगा। अब इसके अंदर जो जियोपॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस अचानक क्यों इरप्ट हुई है, क्योंकि पहले ये सारा एरिया और आर्कटिक सी भी जो था वो सारा बर्फ से लिपटा हुआ था, रूट्स खुले नहीं हुए थे। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ मेल्ट हुई है, मिनरल्स जो हैं वो नजर आने शुरू हुए हैं, माइनिंग इजी हो गई है, एक्सेस इजी हो गई है, पहाड़ों के अंदर लो कॉस्ट माइनिंग होगी। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया की राल टपक के सामने आ गई है। और एक स्टेक होल्डर ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बिग गेम हो तो उसके बीच में यूएस ना आए। और अगर यूएस इसको बाय करता है, यूएस लोकल पॉपुलेशन खुद अगर वोट दे देती है कि यस यूएस कैन बाय, या डेनमार्क के साथ कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो यूएस जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर पर्सन पे कर सकता है। कितनी कम पॉपुलेशन, आप समझेंगे ऐसा कैसे हो सकता है दुनिया में किसी सॉवरेन कंट्री को कोई कंट्री बाय कर ले। इट हैज हैपेंड। अलास्का जो है वो यूएस ने ऐसे ही बाय किया था और पेमेंट की थी। उसके बाद अब आखिर पे मैं आपको बताता जाऊं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बिग गेम में चाइना ना हो। तो चाइना इज आल्सो वन ऑफ द ओनर ऑफ जो को शेयरिंग डेनमार्क के साथ है। तो अब यूरोप सारा, जब से यूएस ने थ्रेट किया, यूरोप सारा अब सीधा हो गया। और जर्मनी ने अपने 2 बैरी बेड़े डेनमार्क की ब्लेसिंग के साथ जो है ग्रीनलैंड की तरफ रवाना कर दिया है। सदर ट्रंप ने धमकी स्ट्रेट दे दी हुई है। सो द गेम इज ऑन। चाइना अभी इस वक्त खामोश है, पर चाइना खामोश रहेगा नहीं बिकॉज ऑफ इट्स स्टैटिक वैल्यू। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मजीद जो भी अपडेट्स होगी वो लेके आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे।